हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शालिनी शर्मा ज्ञान अचीवर्स चैनल पर प्रेजेंट हूँ अकाउंट्स की क्लास लेकर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट क्लास को फुल पूरा फिनिश किया होगा, पूरा प्रॉपर आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर क्लास के लिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाए तो इसमें से एक क्वेश्चन हमारा फिक्स्ड होता है, इसमें से आता ही आता है। और +1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, B.Com M.Com सब क्लासेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हम करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। व्हाट इज प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल ट्रूथ। प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो कि सभी के सभी मेंबर्स, चाहे आप बिजनेस की कोई भी पार्टीज हैं, वो सब इस को एक्सेप्ट करती है। एक इसके लिए एक गैप आता है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आप इस नाम से बोल सकते हो, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस इसके अंदर, इसके थ्रू होते हैं। इसके अंदर एक, आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं। बच्चे, चाहे आप इंडिया के अंदर हो, चाहे आप आउट ऑफ इंडिया के अंदर हो, ये रूल्स हर कंट्री फॉलो करती है। मीन्स दिस इज ए यूनिवर्सल रूल्स। ओके। तो यूनिवर्सल रूल्स हैं और साथ के साथ ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो डिटरमाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, कस्टम, और आप ले लीजिए रीजंस, यूसेज, और प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम रूल्स फॉलो किए हैं किसी अकाउंटेंट ने, तो उनके एक्सपीरियंस के बेस पे ये अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फाइनल हुए हैं। अब एक बात और पॉइंट बताना था आपको कि जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ मीन्स अकाउंटेंट की जो प्रॉब्लम होती है अकाउंट्स को सॉल्व करने में, टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स आती है। उन टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशंस हुए उनको ही हमने प्रिंसिपल्स का नेम दे दिया। मीन्स उन सॉल्यूशंस के बेस पे जो भी रूल्स बने उनको हमने प्रिंसिपल का नेम दे दिया। बच्चे, ये रूल्स फिक्स्ड नहीं हैं, इनको हम अकॉर्डिंग टू द नीड्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्टेटिक नहीं है, ये कन्फाइंड नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस सर्कमस्टांसेस हम इनको चेंज कर सकते हैं। सो दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस। क्लियर हो गया बच्चे कि ये तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, किस लिए होते हैं, पूरी नीड बताई है मैंने आपको। अब प्रिंसिपल्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं? अकाउंटिंग assumptions, accounting conventions, accounting concepts, accounting doctrine and postulates of accounting। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज अकाउंटिंग डॉक्ट्राइन, तो भी आपसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में ही डिस्कस किया गया है। तो कंफ्यूज आपने नहीं होना है कि पता नहीं क्या आ गया है, कुछ नहीं है, ये सिंपल हमारे प्रिंसिपल्स ही हैं अकाउंटिंग के। अब प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स, इसके आगे टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सेकंड वन है अकाउंटिंग कन्वेंशन। मेरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं आज इस क्लास में आपको प्रॉपर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझा दूँ। तो फर्स्ट वन हमारा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसके अंदर है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बच्चे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम अब डिस्कस कर रहे हैं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर फर्स्ट वन कि आप एक तो ये बात बोलोगे कि हमेशा हम बिजनेस को प्रोप्राइटर से अलग समझते हैं। ठीक है। आप बिजनेस को हमेशा प्रोप्राइटर से अलग समझोगे। मीन्स दिस इज ए सेपरेट एंटिटी फॉर एनी बिजनेस। ठीक है।
फॉर एनी बिजनेस। इसको हम, जो भी प्रोपराइटर अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है उसको बिजनेस एज ए लोन कंसीडर करता है और उसको लाइबिलिटी में प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे रिलायंस कंपनी, रिलायंस के, मान लीजिए रिलायंस कंपनी के मुकेश अंबानी हैं, तो कभी भी मुकेश अंबानी को मेन ऑनर नहीं माना जाता। जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है वो रिलायंस कंपनी के नाम से करती है, मुकेश अंबानी के नाम से वो नहीं करती है। और सेकंड वन, रिलायंस कंपनी और मुकेश अंबानी को एक सेपरेट एंटिटी समझा जाता है। मुकेश अंबानी ने जितनी भी मनी इन्वेस्ट किया है उसको कंपनी एज ए लाइबिलिटी कंसीडर करती है कि उस पर्सन से हमने इसको लोन ले रखा है। मीन्स बिजनेस ने मुकेश अंबानी से लोन ले रखा है और उस लोन के बदले में वो कंपनी उसको एज ए लाइबिलिटी कंसीडर करती है और लोन के बदले में इंटरेस्ट पे करती है। आगे बात समझ? यस मैम। तो जो भी प्रोपराइटर इन्वेस्ट करता है उसको हम लाइबिलिटी लेके चलते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इसके अंदर एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, ना कि पर्सनल आइटम। बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, नॉट पर्सनल। अब मान लीजिए आपने कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस से, मान लीजिए कोई पैसा निकाला है, कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन की है, तो बिजनेस उसको उस प्रॉपराइटर की ड्राइंग्स मान के चलता है। उसको हम क्या मान के चलते हैं? ड्राइंग। मीन्स अगर कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेसमैन कोई पर्सनल अपने खर्चे करता है तो उस पर्सनल एक्सपेंसेस को हम ड्राइंग के अंदर डाल देते हैं और वो आगे बैलेंस शीट के अंदर जाके इधर लाइबिलिटी एंड कैपिटल में कंसीडर होते हैं। आगे बात समझ? मीन्स अगर मान लीजिए कैपिटल 10 lakhs की है और आपने 2 lakhs का कोई पर्सनल खर्चा किया तो आपका डिडक्ट होके आपकी कैपिटल 8 लाख समझी जाएगी, क्योंकि आपने 10 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसमें से 2 लाख आपने अपना पर्सनल निकाल लिया है, तो वो कैपिटल में से माइनस होके आपकी प्रॉपर्टी बैलेंस शीट के अंदर हम 8 लाख की शो कर देंगे। ओके, समझ आ गया आपको कि क्या होता है ये चीज? उसके बाद है कि ये जो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना, जो बिजनेस एंटिटी बोल दो या सेपरेट एंटिटी बोल दो, ये हर टाइप के बिजनेस में होता है। चाहे वो आप सोल प्रोप्राइटर ले लीजिए, पार्टनरशिप ले लीजिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ले लीजिए, हर टाइप के बिजनेस के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट, आ गया ये समझ आपको पॉइंट? ये एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। जो भी आपको पैसा दिया गया है बिजनेस में लगाने के लिए उसको बिजनेस लोन समझेगा और लाइबिलिटी के अंदर शो करेगा। नेक्स्ट वन है कि अगर कोई वो पर्सनल ट्रांजेक्शन करते हैं, पर्सनल अपनी कोई ड्राइंग्स करता है, तो उस ड्राइंग को भी हम कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वन है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आपने मान लीजिए आज कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लीजिए कोई भी बिजनेस आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर का बिजनेस किया है, तो आपने क्या फर्नीचर का बिजनेस ये सोच के किया है कि मैं सिर्फ 6 मंथ्स के लिए बिजनेस करूंगा, उसके बाद मैंने इसको शट डाउन कर देना? नो, नेवर। हम अपने आगे बच्चों के लिए तक भी सोच लेते हैं कि ये बिजनेस आगे हमारे बच्चे कंटिन्यू करेंगे, तो उसको ही हम बोल देते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न में हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने बिजनेस को सेटअप करने की अजम्पशन रखते हैं। ये नहीं सोचते कि बस शॉर्ट टर्म के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म लेके चलते हैं, अदरवाइज एक जो लेमैन है वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए ही सेटअप करता है। आ गई बात समझ? यस मैम। अब एक बात बताइए, जो हम कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो हमने एडवांस में ही खर्चे किए हैं जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव होगा। तो अब वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो हम बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में शो कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों?
क्योंकि एडवांस में हमने खर्चे किए किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए तभी करेंगे ना कि जब हमने अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, हमें ये है कि हमारा बिजनेस गोइंग ऑन होगा, चलता रहेगा, ठीक है, तभी आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जैसे फिक्स एसेट्स लेके चलते हैं, अब फिक्स एसेट्स का एग्जांपल है, आपने 50 लाख की एसेट ली है, तो आप 50 लाख की एसेट्स कोई 6 मंथ्स के लिए या कोई 2 मंथ्स के लिए तो सेटअप नहीं करोगे। आपने सोचा है कि ये 50 लाख की एसेट्स हमारी 5 ईयर्स के लिए चलेगी, ठीक है, तो 5 ईयर्स की मतलब पर ईयर हमें 10 लाख का मशीन यूज होगी एक तरह से। तो वो जो 5 ईयर्स किया है बेटा, ये भी आपने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, ये भी आपने आगे लॉन्ग टर्म के लिए ही अजम्पशन लेके आपने अपने बिजनेस को ग्रो किया है। तो इसको हम बोल देते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो किस बेस पे करते हैं कि बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एंटरप्राइज की बनाते हो एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम के लिए, एक स्पैन ऑफ टाइम के लिए जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो उसको हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम दे देते हैं। अब वैसे देखा जाए, हमने बोल दिया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो बिजनेस तो मान लीजिए आपको 50 ईयर्स के लिए चलेगा, तो क्या 50 ईयर्स तक हम नेट प्रॉफिट नेट रिजल्ट्स को कंसीडर नहीं करेंगे? तो इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलेगा कि जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो रिस्की लेवल पे है या सेफ लेवल पे है? तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया गया। अकाउंटिंग पीरियड को हम एक जर्नल उसमें लैंग्वेज में 1 ईयर का लेके चलते हैं, ठीक है। आपका ये ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है। ये आपके बिजनेस की नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव होता है, तो वो प्रॉफिट मोटिव हम 1 साल के अंदर 1 ईयर के अंदर जानना चाहते हैं कि क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट वन कि जो बिजनेस है वो तो ऑब्वियसली अब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि फिजिबल फ्यूचर मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं। तो इस लॉन्ग टर्म में को जो लॉन्ग ईयर्स लेके चल रही है, हम 50 ईयर्स लेके चल रहे हैं बिजनेस को, बट जब इस 50 ईयर्स को हम 1 1 ईयर्स के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो 1 ईयर है दैट इज अकाउंटिंग पीरियड। ओके, यस मैम, समझ आ गया आपको। तो अब एक कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि कोई भी बिजनेस ऑनर है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है कि उसने अपने अकाउंटिंग पीरियड को 1 ईयर का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, या 3 मंथ्स का लेना है। एक बिजनेस ऑनर पे डिपेंड होता है ये। आप ये नहीं है कि नहीं रूल्स है कि 1 ईयर का लेना है, नो, नेवर, ठीक है। बट नॉर्मली हमारे इंडिया में 1 ईयर के ही अकाउंटिंग पीरियड्स चलते हैं। वो अकाउंटिंग पीरियड आपका जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च भी हो सकता है, और वट एवर। अगर आप ये चाहते हो कि हम 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक लेके चलें, तो आपका वो पीरियड भी कंसिडर हो सकता है, ठीक है। तो आप कहीं से भी बिगिनिंग कर सकते हो और कहीं भी एंडिंग कर सकते हो 1 ईयर के लिए। बट एक पॉइंट और ध्यान रखना कि एक बार आपने अपना अकाउंटिंग पीरियड फाइनल कर दिया ना, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो एक बार आपने अगर अपना अकाउंटिंग पीरियड फाइनल कर दिया तो। हाँ, और ये जो मैं 6 मंथ्स के 3 मंथ्स के आपको बता रही हूँ, ये सीजनल बिजनेस जो होते हैं ना, सीजन में होते हैं एक पर्टिकुलर, उसमें इस तरह के बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड कंसीडर होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए आप।
आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए। मैंने आपको बोला कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर पार्ट, एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम को हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम दे देते हैं। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 ईयर का होता है, बट आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको 6 मंथ, 3 मंथ का भी ले सकते हैं। और एक बार अगर आपने अकाउंटिंग पीरियड फाइनल कर दिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपने एक बार 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड को फाइनल कर दिया है तो आप उसको फिर 6 मंथ्स या 3 मंथ्स में कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। और उसको एक अकाउंटिंग पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग भी, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मीन्स आपका बिजनेस अगर मान लो अक्टूबर के सीजन से स्टार्ट होता है तो आप उसको अक्टूबर से 30 सितंबर तक का भी ले सकते हैं। आ गई बात समझ? आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन है हमारे इसके अंदर मनी मेजर कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बिजनेस नेचर की है या नहीं है, और अगर है तो फिर मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है, और मॉनेटरी टर्म्स में है तो फिर हम उसको मनी में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्लॉट्स का एग्जांपल दिया था कि आपने कहा मेरे पास 5 प्लॉट्स है, तो 5 प्लॉट्स को हमने जब मनी में चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 5 करोड़ की आपके पास प्लॉट्स हैं, तो उसको हमने बोल दिया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर आप उसको डाल सकते हो। अब जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में सीधा सा फंडा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको आपने पहले मनी में कन्वर्ट करना है। अगर वो मॉनेटरी नेचर की नहीं है तो आप उसको अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मान लीजिए रेजिग्नेशन दे दिया आपने, रेजिग्नेशन दे दिया ऑफ एन एम्प्लॉय एंड ही इज वेरी एफिशिएंट एम्प्लॉय, ठीक है। उस एक एम्प्लॉय ने आपकी सेल्स को लैक्स में डाल दिया था और वो एफिशिएंट एम्प्लॉय के जाने से आपकी सेल्स डाउन हो गई है। उसका लॉस तो हुआ, बट उस लॉस को क्या हम अकाउंट्स में मेंशन कर सकते हैं ना? ओके, ये पॉइंट समझ आ गया। कन्फ्लिक्ट हो गया है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। अब एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी है, लॉकआउट्स कर दिए हैं, तो आपके बिजनेस को लॉस तो जी करोड़ों का हो रहा है, लेकिन क्या आप उसको अकाउंट्स में मेंशन कर सकते हो? नेवर। ओके, तो मैं वही समझाना चाहती हूँ आपको कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर जो एम्प्लॉयज का अब ये लॉस तो है, लेकिन जो आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में, उसको हम अकाउंट में इंक्लूड नहीं कर सकते। दैट इज नॉन एज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब हम लेकर चलते हैं अपने ड्यूअल एस्पेक्ट को। ड्यूअल एस्पेक्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमेशा 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, 2 अकाउंट, ठीक है। एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसके अंदर एक इक्वेशन को आप लेके चलिए। इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, एक इक्वल के इस साइड में है और एक इक्वल के इसमें, मतलब बैलेंस शीट है, आप बच्चे बैलेंस शीट में इधर एसेट्स आ जाती हैं और एक इधर लाइबिलिटीज एंड कैपिटल होता है। तो 2 साइड्स अफेक्ट होंगे, चाहे वो सेम नेचर की हो चाहे वो अपोजिट नेचर की हो। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज किया है तो इसके अंदर फर्नीचर परचेज में कैश में परचेज किया, तो एसेट्स के अंदर हमारी कैश है और इधर ही हमारा फर्नीचर आएगा, क्योंकि एसेट्स के अंदर ही आते हैं दोनों चीज़ें। तो मेरा फर्नीचर 1 लाख का इंक्रीज हो गया और मेरी जो कैश है 1 लाख की डिक्रीज हो गई, तो ये माइनस में हो गई है 1 लाख और ये प्लस में हो गई है 1 लाख। मीन्स एसेट की 2 साइड्स पे अफेक्ट हुआ, ठीक है, और लाइबिलिटीज और कैपिटल पे कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। लोन दिया बैंक से आपने 5 लाख का, तो जब 5 लाख का लोन लिया तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो पे करोगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी हो जाएगी। तो इक्वल टू के इधर 5 लाख की आपकी लाइबिलिटी
इफेक्ट हो गई है। बट 5 लाख का आपके पास क्या आ गया है, कैश आ गया है, तो इधर कैश में आपके प्लस में हो गए हैं 5 लाख। ठीक है, आपकी लाइबिलिटी भी 5 लाख की इधर हो गई और कैश भी आपका 5 लाख का अफेक्ट हो गया। तो मैं आपको यही समझा रही थी कि हो सकता है अपोजिट नेचर में और हो सकता है सेम नेचर में भी अकाउंट्स का इफेक्ट हो जाए। समझ आ गया। नेक्स्ट वन है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट में एक ये टर्म है, यूज टू मैच द टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग ए फिक्स पीरियड with the total expenses incurred during the same period so that net loss profit of that period could be ascertained। मैं आपको ना एक बार इसको एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। मान लीजिए आपने कोई भी 10 एसेट्स, एसेट्स मतलब गुड्स ले लो, यहाँ पे आपने 10 गुड्स को परचेज किया एट ₹100 और आपके लिए वो कितने का आ गई, आपकी 1000 रुपीज की आ गई। और आपने सेल किया 5 गुड्स को एट ₹150 ले लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 750। अब आप मुझे बोल दोगे कि मैम 250 का लॉस प्रॉफिट हो गया। कैसे प्रॉफिट हुआ है आपका, 1000 में से 750 लेस किया, आप तो ये बोल रहे हो मुझे। बट यू आर रॉन्ग बच्चे, ये 10 गुड्स का 1000 है, ये 5 गुड्स का 750 है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जब मैंने 5 गुड्स का कितना रिवेन्यू आया है। रिवेन्यू क्या होता है, जो गुड्स आप आपको वो गुड्स कितने में रिसीव हुए या गुड्स को आप सेल करते हो तो उससे कितना टोटल अमाउंट आपको रिसीव होता है। तो 5 गुड्स आप 150 में कर रहे हो तो आपको 750 हुआ। तो आप जो आपने परचेज किए वो देखो 5 गुड्स कितने की है। आपने ये वाली 5 गुड्स परचेज कितने में की थी, आपने ये वाली 5 गुड्स 100 में परचेज की थी। मीन्स आपने उसको 500 में परचेज किया और आपने उन्हीं 5 गुड्स को 750 में सेल कर दिया, तो आपको 250 का ये वाला प्रॉफिट हो गया। 250 और 250 में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब मैं इस लाइन को आपको समझाती हूँ। देखिए, यूज टू मैच द टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग ए फिक्स पीरियड। रेवेन्यू कितना हुआ फिक्स पीरियड में विद द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। आपने कितना रिवेन्यू रिसीव किया उस पीरियड में और उस पर्टिकुलर गुड्स का। तो आपने 5 गुड्स को 100 में सेल किया, रिवेन्यू कितना हुआ है मेरे को 750 का 5 गुड्स में, और आपने उस पर एक्सपेंस कितना लगाया था 5 गुड्स पे, सेम पीरियड की, सेम पीरियड मीन्स 5 गुड्स का ही आपने एक्सपेंस किया था 500। तो हमें पता चला कि नेट लॉस या प्रॉफिट ऑफ दैट पीरियड मीन्स 5 गुड्स के लिए आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, चाहे वो नेट लॉस हो चाहे वो नेट प्रॉफिट हो। समझ आ गया। तो 250 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट हो गया है। तो वो यही कह रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट में कि पर्टिकुलरली आपने कितना रेवेन्यू लिया है, चाहे वो पर्टिकुलर टाइम का हो चाहे वो पर्टिकुलर गुड्स का हो, क्वांटिटी का हो, उसको पर्टिकुलर कितना रेवेन्यू लिया है उस गुड्स से और उतना ही कितना एक्सपेंस लगा है, उसको जब उनसे उन दोनों के कंपैरिजन से जब आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हो, दैट इज नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट वन है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। कोई भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपके पास एविडेंस होते हैं, वेरियस एविडेंस होते हैं। उन एविडेंस के बेस पर ही आप ट्रांजेक्शन्स को करोगे, चाहे वो इनवॉइस हो, कैश मेमो हो, रिसीट्स हो। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑडिटर एंट्री करता है, कोई भी वेरिफिकेशन करता है, तो वो पर्टिकुलर किसी फिजिकल एविडेंस के बेस पर ही ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करेगा। अगर उसकी पर्टिकुलर कोई एविडेंस नहीं है, चाहे वो मीमो है चाहे वो रिसीट्स हैं,
तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि किसी एविडेंस के बेस पर ही, सफिशिएंट एविडेंस किसी के बेस पे ही हम ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि हमारे अकाउंट की प्रॉपर एक्यूरेसी हो। ठीक है, आ गई बात समझ। नेक्स्ट वन है रिवेन्यू रियलाइजेशन। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कर लेते हैं पहले। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मैं आपको सिंपल फंडा बोलूं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है कि कोई भी एसेट आप जिस टाइम पे परचेज करते हो, आप उस टाइम की ही उसकी परचेजिंग प्राइस को कंसीडर करोगे, ना कि मार्केट प्राइस को। ठीक है, हिस्टोरिकल मीन्स जो हिस्टोरिकल उस प्रोडक्ट का, उस एसेट का प्राइस है, उसी को ही कंसीडर करोगे। जैसे मान लीजिए 2018 के अंदर मैंने एक एसेट को 50 लाख का परचेज किया। आज उस एसेट की वैल्यू चाहे कितनी है, 70 लाख है, लेकिन बच्चे आपने 2018 में 50 की परचेज की थी, तो आप 50 के बेस पे ही एंट्री करोगे। आप 19 में 20 में जो भी डेप्रिशिएट हो के उस एसेट्स की वैल्यू बन रही है, 48 बन गई है, 43 बन गई है, 21 में आपकी 40 हो गई है, 22 में आपकी 36 हो गई है। ठीक है, ये है ना फिक्स्ड अमाउंट से होता है, डेप्रिशिएटिंग अकाउंट से होता है। ये मैंने सही नहीं लिया, 2 का लेंगे हम इसके अंदर, 2 लाख का फिक्स्ड अमाउंट से कर रहे हैं, 44 और ये 42। तो चाहे आज उसकी वैल्यू 42 है, लेकिन आज उसकी वैल्यू 70 लाख एज ए मार्केट प्राइस है, लेकिन आप मार्केट प्राइस को ना कंसीडर करके उसका हिस्टोरिकल प्राइस जो है उसके बेस पे जो आप वैल्यू निकाल रहे हो उसी को ही लोगे। उस अमाउंट से ही आप उस एसेट को बैलेंस शीट के अंदर शो करोगे। ठीक है, उसको हमने बोल दिया हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया बच्चे? ये वाली जो है वो ही रियल ट्रांजेक्शन लेके चलता है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को ही रियल लेके चलेंगे। आज उस चीज की वैल्यू चाहे कितनी भी है, आपने अपने घर के अंदर मान लीजिए कोई फर्नीचर परचेज किया, आपने सोफा सेट परचेज किया, आपने वो मान लीजिए परचेज किया है 1 लाख का। ठीक है, चाहे अब उस सोफा सेट की वैल्यू आपके मार्केट में 1,50,000 की हो, तो क्या आपकी सोफा सेट की वैल्यू 1,50,000 होगी? नो, आपकी तो 1 लाख से भी क्या जाएगी, डाउन चलेगी ड्यू टू डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो वही सेम चीज है कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि वो एसेट्स की वैल्यू जो डेप्रिशिएट हो रही है। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, हमें पता है कि रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू जब हम कोई भी गुड्स को सेल करते हैं तो उसके रिटर्न में जितनी भी अमाउंट हमें रिसीव होती है उसको हमने रिवेन्यू का नेम दे दिया। तो अब रिवेन्यू को रियलाइज कैसे किया जाता है उसके बारे में है कि इट डिटरमाइंस टाइम ऑफ revenue realization and the period which it belongs। कि रिवेन्यू को रियलाइज करने का एक तो टाइम डिटरमाइन करना है, और किस पीरियड में वो रिसीव हुआ है वो उससे बिलोंग जो करता है, मीन्स टाइम और पीरियड जो चीज़ बिलोंग करती है उससे हम क्या करते हैं, रिवेन्यू को डिटरमाइन करते हैं। इसके अंदर हमारे 3 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट वन है सेल्स बेसिस, कैश बेसिस एंड प्रोडक्शन बेसिस। तो सेल्स बेसिस नेम से इजी समझ आ रहा है कि व्हेन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इज टाइम ऑफ रिवेन्यू रियलाइजेशन। जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है ना, वेदर आपको कैश रिसीव हुआ है नहीं हुआ, नो इशू। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स पे ध्यान देना है कि आपने सेल्स करने का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस पे जो आपको अमाउंट, वो टाइम जो है वो फिनिश हो चुका है, तो उस टाइम पे होता है नो नीड टू वेट रिसीट ऑफ कैश। इसके अंदर हमें कैश को रिसीट करने का, कि कैश कब रिसीव हो रहा है उसको हम कंसीडर नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेलिंग टाइम है उसको फिनिश होते ही आप रिवेन्यू को रियलाइज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आपने 1 मई को कॉन्ट्रैक्ट किया, या आप ये बोल दीजिए 1 मई को आपने ऑर्डर दिया कि हमें इतना 1 लाख यूनिट्स चाहिए, 1 लाख यूनिट्स चाहिए।
आपने 10th मई को सप्लाई कर दिया, ठीक है, 10th मई को आपने 1 लाख यूनिट सप्लाई कर दिए। अब सप्लाई करने के बाद मीन्स आपने उनको सेल कर दिए हैं 10 लाख यूनिट्स। अब चाहे अमाउंट आपकी मान लीजिए 25 मई को रिसीव होती है, बट हम रिवेन्यू कब रियलाइज कर लेंगे? 10 मई को। 10 मई को ही हमारा रेवेन्यू रियलाइजिंग हो जाएगा, चाहे अमाउंट हमें 25 मई को रिसीव हो। क्लियर हो गया कि इसके अंदर हम मेन किस पे डिपेंड है? सेल्स पे डिपेंड है, कि सेल्स होते ही हम अपने रिवेन्यू को रियलाइज कर लेते हैं। ओके, पॉइंट समझ आ गया। और ये एक तरह से कब होगा? जब हमारे जो कस्टमर्स हैं उन वो पॉजिटिव हैं, अच्छे कस्टमर्स हैं, उनसे हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि कैश रिसीव होगा नहीं होगा, हमें पेमेंट नहीं आएगी, ऐसा इशू नहीं होता। इट्स नॉट ए बिग डील। सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता है कि हमने ऑर्डर सप्लाई कर दिया है और अब हमें कैश रिसीव हो जाएगी, तो हम सेल के टाइम पे ही रिवेन्यू को रियलाइज कर लेते हैं। क्लियर हो गया है? यस मैम। नेक्स्ट वन है कैश बेसिस। कैश बेसिस कब होता है? जब हमें जो हमने गुड्स को सोल्ड किया है उसकी पेमेंट के रिगार्डिंग हमें डाउट होता है कि हो सकता है कि ये पार्टी हमें पेमेंट ना करे, तो उस टाइम पे हम कैश बेसिस को रियलाइज करते हैं। इट कंसिडर्ड ओनली व्हेन कैश रिसीव्ड। ये कैश जब रिसीव हो जाता है तब ही अपने रेवेन्यू को रियलाइज करते हैं, ठीक है। तो इट यूज्ड व्हेन देयर इज डाउट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आपने गुड्स को सोल्ड किया उसकी पेमेंट में आपको इशू होता है, तभी आप कैश बेसिस को कंसीडर करते हैं। बच्चे इसके अंदर हम इंस्टॉलमेंट्स का पॉइंट ले सकते हैं। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं, हायर परचेज, उसके अंदर हम इंस्टॉलमेंट्स देते हैं। जब आपको इंस्टॉलमेंट की अमाउंट रिसीव हो जाती है उसके बाद ही आप रिवेन्यू को रियलाइज करते हो, तो उस चीज को बोल सकते हैं हम कैश बेसिस। ओके, पॉइंट समझ आ गया। एंड लास्ट वन इज प्रोडक्शन बेसिस। प्रोडक्शन बेसिस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द फिक्स्ड पीरियड। फिक्स पीरियड के अंदर आपने कितनी गुड्स को प्रोड्यूस किया है, उस प्रोड्यूस्ड गुड्स के बेस पे आप रिवेन्यू को रियलाइज करते हो, तो उस चीज को हम बोल देते हैं प्रोडक्शन बेसिस। इट यूज व्हेन कैश एंड सेल्स बेसिस आर अनेबल टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। ये उस टाइम पे यूज होता है जहां पे हम कैश बेसिस और सेल्स बेसिस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। मान लीजिए आपने ओवर ब्रिज की प्रोडक्शन का ले लिया है, तो ओवर ब्रिज तो 3-4 ईयर्स तो लग जाते हैं ओवर ब्रिज के लिए। तो वो जो आपने क्या करना पड़ेगा? ओवर ब्रिज तो 4 ईयर्स में बनना है, मान लीजिए 5 ईयर्स में बनना है, तो हम कैसे रिवेन्यू को रियलाइज करें? तो आप क्या करोगे? एवरी ईयर के एंड के अंदर जितना आपने यूनिट प्रोड्यूस कर दिया है उसके बेस पे आप रिवेन्यू को रियलाइज करते हैं। एक पॉइंट भी है, रिवेन्यू रियलाइज कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। हर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में आपने कितना ओवरब्रिज का यूनिट प्रोड्यूस कर दिया है, कितना कंस्ट्रक्ट कर दिया है, या जितनी आपने गुड्स प्रोड्यूस की हैं, उसके बेसिस पे आप कंसीडर करते हो रिवेन्यू का रियलाइजेशन। सो इजी, इंपॉर्टेंट है ये रिवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इजी था, ज़्यादा डीपली भी नहीं गए हैं हम, और हमें पॉइंट क्लियर भी हो गया है। तो इसके अंदर 3 बेसिस थे रिवेन्यू को रियलाइज करने के। सेल्स बेसिस, इसमें हम सेल्स को ध्यान में रखते हैं। कैश बेसिस में हम कैश को ध्यान में रखते हैं, और प्रोडक्शन बेसिस में हम प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हैं। नेम से ही शो हो रहा है आपको कोई भी क्रैमिंग करने की नीड नहीं है। और बच्चे एक बात आप ध्यान में रखो कि अकाउंट्स का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको क्रैम करने की नीड हो। आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करो। मैंने ज्ञान अचीवर चैनल भी सिर्फ और सिर्फ आप सब स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके अंदर मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने पर्टिकुलर यही टॉपिक करवाने हैं या पर्टिकुलर यही स्टडी करवानी है।
मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ही ये चैनल स्टार्ट किया है। तो आप भी प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ये हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और बस आज की क्लास इधर ही हम ओवर करते हैं और आप स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।